आँखों में नींद तो बहुत है लेकिन सोना नहीं है। इन आँखों में नींद तो बहुत है लेकिन सोना नहीं है। यही वो वक्त है मेरे दोस्त जिसमें हम कुछ करके दिखा सकते हैं। इस वक्त को खोना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। आज अपने इस हम सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम लोग की टॉपिक जो दोस्तों चल रही थी गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले की जो हमने वीडियो अपलोड की थी इससे रिलेटेड, उसमें हमने दोस्तों आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किन 6 स्थितियों में बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सब बता दिया दोस्तों। आज हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे। किस दोस्तों? उत्तल दर्पण में। कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रहे कि देखिए, अवतल दर्पण में 6 स्थितियों पे प्रतिबिंब बनता था और उत्तल में केवल 2 ही स्थितियों पे प्रतिबिंब बनता है। कितने दोस्तों? ओनली ऑन 2 स्थितियों पे ही प्रतिबिंब बनता है, बल्कि अवतल में 6 स्थितियों पे बनता था। तो आइए वो 2 स्थितियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला ध्यान रहे कि अवतल दर्पण में सबसे पहली जो वस्तु रखी जाएगी वो अनंत पे रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी दोस्तों? अनंत पे। तो देखिए, जब वस्तु अनंत दूरी पे रखी जाएगी तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण अब इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ टकरा के वापस चली जाएंगी। तो देखिए, और जब यदि हम इसको पीछे मिलाएं तो ये फोकस पे ही मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? फोकस पे मिलते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो वे उत्तल दर्पण। इसमें किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जितनी भी स्थितियां वस्तु की होगी, जिस जिस भी स्थिति पे वस्तु रखी होगी, वो सब दर्पण के पीछे ही बनेगा। कभी इस पार्ट में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब कलाई की हुए भाग में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है, और जब परावर्तक पृष्ठ के तरफ बनता है तो वास्तविक बनता है। तो देखिए, इस पार्ट में प्रतिबिंब ये यहाँ पे बन रहा है ना। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे दोनों किरणों का मेल होता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहीं पे दोनों किरणें मिल रही हैं, यानी फोकस पे ही बन रहा है। अब देखिए, एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी, कहाँ होगी? अनंत पर होगी, तो वस्तु वस्तु तो हमारी अनंत पे है, पर प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? फोकस पे बनेगा, और वस्तु से अत्यंत छोटा, लगभग बिंदु के आकार का बनने वाला। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण में जब हमारी वस्तु अनंत दूरी पे रखी होगी तो इससे जो प्रकाश किरणें चलेंगी परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, प्रतीत हो रही है ना, ये मिली नहीं है, बट ऐसा लगता है कि ये फोकस पे पीछे जाके मिल जाएंगी, तो यहीं इसका फोकस पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप वैसे भी मैंने बता दिया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। अब देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति देख लीजिए। देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे है और मुख्य फोकस पे है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार देख लीजिए। मैंने क्या बताया? कलाई की हुए भाग में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है, और इस भाग में जब प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है। तो इस भाग में बना हुआ है तो क्या है? आभासी है। तो देखिए, आभासी सीधा बनेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तथा वस्तु से अत्यंत छोटा, देखिए एकदम बिंदु के आकार का यहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि उत्तल दर्पण में पहली स्थिति हमारी होगी अनंत पर। जब हमारी वस्तु अनंत दूरी पे रखी होगी तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा। ये पहली स्थिति थी। आइए हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, दूसरी स्थिति हमारी वस्तु की अनंत और ध्रुव के बीच है। कहाँ है दोस्तों? जब हमारी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियों पे प्रतिबिंब रखे जाते हैं। एक तो अनंत हो गया, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच। ये देखिए रखे गए हैं ना, अनंत और ध्रुव के बीच। तो इससे जो पहली प्रकाश किरण चलेगी, आप बताइए, जो समांतर चलती है वो क्या हो जाती है? परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती। देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये रे निकली,
अब देखिए परावर्तित हो गई, लेकिन ये तो फोकस से जाती है ना, तो ये देखिए पीछे फोकस से गुजर रही है, हमें कोई दिक्कत। और उसके बाद दोस्तों एक ठू ये वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से ही वापस, इन दोनों का मिलन इस बिंदु पे हुआ। किस बिंदु पे हुआ? इस बिंदु। तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया। तो देखिए प्रकाश किरणें इसके शीर्ष से चली थी, जहाँ पे मिली वहाँ पे इसका शीर्ष बन गया, तो यानी प्रतिबिंब हमारा दोस्तों क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो देखिए जब भी हमारी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होगी, कहाँ होगी? वस्तु हमारी अनंत और ध्रुव के बीच होगी, तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनेगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। देखिए ये फोकस है और ये हमारा ध्रुव है, इसी के बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस और ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। सीधा आपको दिख रहा वस्तु यहाँ इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी। तो फिर से ध्यान रख लीजिए कि उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। पहली स्थिति हमारी अनंत होगी, दूसरी स्थिति हमारी अनंत और ध्रुव के बीच होगी। जब वस्तु हमारी अनंत दूरी पे रखी होगी तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे तथा मुख्य अक्ष पर ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से अत्यंत छोटा, लगभग बिंदु के आकार का बनेगा। और दूसरी स्थिति जब हमारी वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होगी तो प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। समझ गए होंगे आप लोग। आइए अब हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण के प्रयोग, यानी उत्तल और अवतल के प्रयोग के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों उत्तल दर्पण के प्रयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, उत्तल को इंग्लिश में कॉनकेव आप लोग जानते होंगे। सबसे पहला दोस्तों जो इसका उपयोग है, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े दौरक के अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। देखिए दोस्तों जो लोग शेविंग करते हैं ना, मतलब जब हम लोग जैसे सैलून वैलून में दाढ़ी उड़ी बनवाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो दर्पण लगे रहते हैं वो अवतल दर्पण ही रहते हैं। तो ध्यान रहेगा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया। अब हाँ, छोटी मोटी दुकान वाले समतल दर्पण पे लगा लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण बहुत महंगा आता है, बट सैलून वैलून में आप अक्सर अवतल दर्पण ही पाएंगे। दूसरा देखिए हमारा क्या है इसका यूज, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करता है। देखिए दोस्तों अवतल दर्पण का ये भी प्रयोग है कि जो अवतल दर्पण होता है ना, जो मतलब अत्यंत छोटे जो होते हैं, उनका प्रयोग डॉक्टर ना आँख, नाक, दांत, कान, मतलब उस पार्ट को देखने के लिए करते हैं कि मतलब कहीं कुछ हो तो नहीं गया, मतलब क्या दिक्कत है इसके, तो उसको जूमिंग करके किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण का। ध्यान रहेगा। तीसरा दोस्तों, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सौर भट्टियों में आप देखे होंगे, जो सौर भट्टियाँ होती हैं उनमें इस दर्पण का प्रयोग सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। क्या किसके लिए दोस्तों किया जाता है? केंद्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वो जो दर्पण लगे रहते हैं उसमें कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। अब देखिए इसका चौथा प्रयोग देख लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों, दोस्तों जो टेबल पे लैंप रखी होती हैं, उन लैंपों में उन जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण ही होता है। कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो के रूप में किया जा, जो थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। वैसे आपके घर पे हो सकता है, या फिर आप टीवी में तो अक्सर देखे होंगे कि जब वो उसमें दिखाता है टेबल पे एक ऐसे लैंप रखी रहती है जो मतलब इसी की उसी प्रकार रहती है ना दोस्तों, जो थोड़े से स्थान को अधिक प्रकाशित करती। इसके शैडो में जो दर्पण लगे होते हैं ना दोस्तों, वो अवतल दर्पण ही लगे होते हैं। तो अब देखिए उसके बाद पांचवा प्रयोग दोस्तों मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सके। देखिए मोटर कार, रेल इंजन, स्टीमरों तथा सर्च लाइट के लैंप, दोस्तों जो लैंप में जो टार्च में लगी होती है, वो जो दर्पण लगा रहता है ना,
वो जो शीशा लगा जिसको हम लोग शीशा कहते हैं, उसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। और मोटर कार में भी, रेल और इंजन, स्टीमरों, इन सब में किसमें दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण के मैंने आपको 5 उपयोग बताया। सबसे पहले तो शेविंग करने के लिए बड़े बड़े सैलून में जो दर्पण लगे रहते हैं वो अवतल होते हैं। दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर आँख, नाक, कान, दांत, इन सब चीज़ों का निरीक्षण करने के लिए करता है। तीसरा दोस्तों मैंने आपको बताया कि सौर भट्टियों में सूर्य को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चौथा, टेबल लैंपों के शैडो में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि थोड़े स्थान को ज़्यादा प्रकाशित कर सके। पांचवा दोस्तों मोटर कार, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइट में भी इन्हीं दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको अवतल दर्पण के उपयोग बता दिए। अब बात करते हैं हम लोग यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग की कि आखिरकार हम लोग अपने इस जीवन में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते कहाँ हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण का सबसे पहला दोस्तों हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दोस्तों हमारे घर देखिए मतलब वैसे आप सबके घर दोपहिया गाड़ी होगी ही, मोटरसाइकिल जो है उसमें दोस्तों उसके साइड में जो मिरर रहता है उसमें उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों के साइड दर्पण के रूप में, साइड में जो दोस्तों दर्पण लगा रहता है वो उत्तल ही होता है, जिससे पीछे की ओर से काफी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट और सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। देखिए जो गाड़ी के बगल जैसे शीशा लगा है तो इससे पीछे की बहुत सी वस्तुएं इसमें दिखती रहती है, जिस वजह से एक्सीडेंट कम होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। दूसरा इसका उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। देखिए मतलब आजकल की जो सड़क बन रही दोस्तों उस पर जो लाइट लगी रहती है कुछ इस प्रकार की, उसमें जो परावर्तक पृष्ठ लगा होता है ना दोस्तों वो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण ही होता है, जिससे वो मतलब प्रकाश किरणें काफ़ी दूर तक फैल सी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए जो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों ये किरणों को फैलाता है, क्या करता है, और जो अवतल दर्पण होता है ये एकत्र करता है। तभी तो देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करने के लिए किया जा रहा था ना वहाँ पे। तो देखिए जो उत्तल दर्पण होता है वो अक्सर अभी आपको जब इसके आगे जब आप लेंस पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही जान लीजिए, इतना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए तो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग, सबसे पहला तो हम लोग अपने मोटर कार, स्कूटर, बाईसाइकिल में साइड मिरर के रूप में करते हैं ताकि थोड़े स्थान मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्र को हम लोग स्पष्ट और सीधे रूप से देख सकें। और दोस्तों दूसरा प्रयोग हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण का गली तथा बाजारों में जो लैंप लगे होते हैं उसके परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकार अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफ़ी क्षेत्र को फैलाता है। अपसारी आप लोग जानते होंगे, जब एक ही बिंदु से प्रकाश की समस्त किरणें निकलती रहती हैं तो उसे हम लोग अपसारी करते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके ये सारी चीज़ें देख लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों आपको हम एक उत्तल दर्पण का प्रयोग और बता देते हैं जो कि यहाँ पे लिखा तो नहीं है बट आप जान लीजिए। देखिए कभी कभी जो देखिए मान लीजिए ऐसे रोड बनी हुई है, क्या है दोस्तों ये रोड बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए ये काफ़ी तीव्र मोड़ है ना। अब मान लीजिए कोई इधर से एक वाहन आ रहा है, ठीक है, और कोई इधर से आ रहा है। अब इधर वाले शख्स को इधर वाला शख्स तो दिखेगा नहीं कि कोई गाड़ी आ रही है, ऐसे में ये दोनों एक्सीडेंट कर देंगे, ना तो इधर वाले को ये दिखेगा ना इधर वाले को ये दिखेगा, ऐसे में अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अब दोस्तों इसको तीव्र मोड़ कहते हैं। इस ऐसे में दोस्तों इस मोड़ पे ना उत्तल दर्पण का प्रयोग, यहाँ पे एक बड़ा सा उत्तल दर्पण लगा देते हैं। जब यहाँ पे उत्तल दर्पण लग जाएगा दोस्तों तो इधर वाले व्यक्ति को दिखने लगेगा कि ये कोई व्यक्ति आ रहा है, और इधर वालों को भी दिखने लगता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, गाड़ी हम धीमे कर ले, अपने साइड से चले। तो इस वजह से दोस्तों एक्सीडेंट कम होते हैं। तो तीव्र मोड़ पे भी दोस्तों ध्यान रहे उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको बता दिया कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किन स्थितियों में बनते हैं, उत्तल और अवतल का उपयोग क्या है दोस्तों। तो फिलहाल आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपने कल की वीडियो में हम आप लोगों को कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए
जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।